नमस्कार, शंकर सिंह भाटिया हूँ उत्तराखंड समाचार के लिए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पेपर लीक का जो प्रकरण पिछले दिनों काफ़ी सुर्खियों में रहा है, अब उस मामले में रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं। 10-11 दिन हो गए हैं उस प्रकरण में रिपोर्ट दर्ज हुई और एसआईटी जांच शुरू हुई। अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 87 लाख रुपए उनसे जब्त किए जा चुके हैं। जिस तरह से रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं, उससे लगता है कि ये प्रकरण गंभीर है और भी बहुत सारे बड़ी मछलियाँ इस पे आ सकती हैं, घेरे में आ सकती हैं, जांच के दायरे में आ सकती हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर मुकदमा 10 दिन पहले दर्ज हुआ था। इसमें जो साक्ष्यों के आधार पर अब तक 13 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें करीब 87 लाख जो छात्रों से पैसा लिया गया था वो भी बरामद हुआ है। काफ़ी सारी जानकारी विवेचना में हमें जो मिली है इसमें कि कुछ जिन छात्रों द्वारा उचित साधनों का प्रयोग करके परीक्षा पास की गई है, साथ ही साथ ऐसे नेटवर्क का भी पता चला है कि जो इन परीक्षाओं में कहीं ना कहीं सेंध लगाकर ऐसे क्वेश्चन को लाकर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो उसके आधार पर स्टेप बाय स्टेप हमारी विवेचना आगे चल रही है। 13 लोग जिसमें साक्ष्य आ चुके थे उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। क्योंकि विभिन्न टीमें हमारी काम कर रही हैं, अन्य सोर्सेज से भी हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। क्योंकि संवेदनशील प्रकरण है, इसमें सभी तथ्यों को, सही सबूतों के आधार पर ही हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाले समय में जो भी साक्ष्य उपलब्ध होंगे इस पर आगे भी कार्रवाई इसमें जारी रहेगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिंडिकेट तो था। जो पेपर लीक होता है तो कहीं ना कहीं इसमें कोई एक ऑर्गेनाइज तरीके से जुड़ा होता है। तो अभी तक जो, क्योंकि मात्र 10 दिन हुए जैसा मैंने कहा, तो इस स्टेज पर ये कहना 10 दिवस के अंदर कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे या उसका नेटवर्क कहाँ तक था, लेकिन ये आने वाले समय में जरूर क्लियर हो जाएगा कि इसकी जड़ें कहाँ तक थी या किस माध्यम से था। इसमें कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी की कोई संलिप्तता थी नहीं थी, या जहाँ पर ये पेपर प्रिंट होते थे उनमें किसी की संलिप्तता थी। तो चूंकि अभी 10 दिन है, बहुत जल्दी है कहना इस सब संबंध में। आने वाले समय में जरूर चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पेपर लीक का जो ये प्रकरण हुआ है, उससे आयोग की साख पर बट्टा लगा है। लेकिन इस पूरे मामले में जो संलिप्तता है वो एक आउटसोर्स कंपनी है, RMS लखनऊ की कंपनी है, जिसकी जिम्मेदारी पेपर छापने की थी और सेंटर्स तक पेपर को पूरी सुरक्षा के साथ पहुंचाने की थी। वो कंपनी के 2 कर्मचारी इसमें हत्थे चढ़े हैं SIT के, और उनकी भूमिका सबसे अधिक इसमें संदिग्ध लगती है। वही इस पूरे प्रकरण की अब तक की जांच में जड़ लगते हैं। हालांकि अभी कोई ये फाइनल स्थिति नहीं है, जांच का बिल्कुल प्रारंभिक दौर है। जैसा कि SIT के SP का भी कहना है कि शुरुआत है, 10-11 दिन में जांच किस दिशा में जाएगी कहा नहीं जा सकता है। जांच आगे बढ़ेगी और भी बहुत सारे लोग इसके दायरे में आ सकते हैं, लेकिन शुरुआती जो प्रकरण है उसमें उस कंपनी की भूमिका सबसे अधिक खतरनाक लगती है। जिस तरह से उसका पेपर सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचा है, बहुत सारे लोगों तक वो पहुंचा है, उसमें उन दोनों कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। और जो दूसरे पुलिस के कर्मचारी रहे हैं, कोर्ट में भी कोई कर्मचारी थे, दूसरे विभागों के भी कर्मचारी थे, उनकी भी संलिप्तता इसमें रही है। कोचिंग सेंटर्स की भूमिका इसमें रही है। तो ये एक इसका दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। छोटे से राज्य के लगभग बहुत बड़े दायरे में ये घोटाला आ चुका है। भर्ती प्रकरण में एक जो सबसे पहले चीज़ें सामने आई थी रुड़की को लेकर, जिसमें ब्लूटूथ से नकल कराई गई थी और 57 लोगों को एक नेटवर्क से उसमें नकल कराई गई थी। बहुत सारे लोग पकड़ में आ गए थे, उसके बावजूद कुछ ऐसी दिक्कतें आई कि उनको छोड़ना पड़ा। लेकिन अब जो ये नया और बड़ा प्रकरण सामने आया है, इससे लगता है कि उत्तराखंड के भर्ती प्रकरण में जो नकल माफिया है, जो बहुत बड़ा माफिया है, जिसकी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी जिसकी एक ज़मीन है, वो उत्तराखंड में अपनी पैर स्थापित कर चुका है और उत्तराखंड में भी वो अपने रंग ढंग दिखा रहा है। भर्ती प्रकरण को पूरी तरह से वो अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा है। इस मामले में मैं यही कहूँगा कि यही नहीं, पूरे देश में एक नकल माफिया काम करता है और इसमें काफ़ी सारा पैसा इन्वॉल्व होता है सरकारी भर्तियों के चयन में। और हमारी ये 88वें एग्ज़ाम था जिसमें ये मामला आया है। तो और आसपास आप देखते होंगे कि तमाम प्रदेशों में भी पेपर लीक हो गया, ये तमाम मामले आते रहते हैं। तो नकल माफिया इसमें लगा है। और जो ये मामला है इसमें हमको शिकायत मिल गई थी अप्रैल मई में।
तो हमने खुद उसकी जांच की, इंटरनल जांच की पहले, और जो जांच रिपोर्ट आई वो हमने एसटीएफ से साझा की, और फिर एसटीएफ की एक प्राथमिक रिपोर्ट आने के बाद फिर हमने खुद इसमें एफआईआर दर्ज कराई। तो चाहे ये मामला हो, चाहे इससे पहले 4 और मामलों में हम एफआईआर दर्ज करा चुके हैं। तो जो भी मामले गड़बड़ी के आए हैं उनमें हमने खुद एफआईआर दर्ज कराई। तो ये आयोग का तो ये पक्ष है कि हमने जांच का अनुरोध खुद किया है, एफआईआर खुद करवाई है। और दूसरा पक्ष ये है कि अगर जांच रिपोर्ट जो अभी तक जो जांच हुई है, जो जितनी जानकारी आपको है, मुझे भी समाचार पत्रों से ही पता चल रहा है, अभी तक कोई रिपोर्ट हमारे पास वैसी नहीं है औपचारिक। तो वो ये पता लग रहा है कि जो हमारा सेवा प्रदाता था प्रिंटिंग वाला, शायद उनके यहाँ से पेपर लीक हुआ है। बाकी जो आगे जांच में पता लगेगा कि किस तरह से हुआ है और कहाँ तक ये गया है, वो सब जांच का हिस्सा है। और मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेदार एजेंसी इसमें जांच कर रही है और हमें कोई अच्छी सही जांच रिपोर्ट मिलेगी और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, उन्हें सजा होगी। बहुत सारे कदम हमने उठाए अभी भी। जैसे शुरू में 2 मामले आए थे जिसमें ओएमआर में छेड़छाड़ का मामला पता लग गया था या हमारे संज्ञान में आया था, उसमें भी हमने एफआईआर की है। और फिर उसके बाद हमने 3 कॉपी रखनी शुरू की ओएमआर की, और उसमें से 1 कॉपी हमेशा रिजल्ट दिखने तक ट्रेजरी में ही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। तो वो एक व्यवस्था हमने अपनाई। उसके बाद डमी कैंडिडेट्स का मामला एलटी में आया था कि कुछ डमी कैंडिडेट बैठ गए हैं, तो उसलिए फिर हमने हर एग्जाम में बायोमेट्रिक लेना शुरू किया और अब हम हर परीक्षा में बायोमेट्रिक उपस्थिति ले रहे हैं, उनका अंगूठा निशान, उनका फोटो ले रहे हैं। उसके बाद ब्लूटूथ का आपने सुना होगा, हरिद्वार में ब्लूटूथ का एक मामला आया, तो हमने उसके बाद फिर सेलेक्टिव एग्जाम्स में जैमर लगाना शुरू किया। वो भारत सरकार की अनुमति से लगाना पड़ता है, तो वो हमने कार्रवाई शुरू की। तो जैसे जैसे जो मामले लग रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो हम उसके करेक्टिव मेजर भी लेते जा रहे हैं। और अब ये मामला चूँकि ऐसा आया है कि प्रिंटिंग का जो चूँकि पहली बार हमारे यहाँ तो पहली बार 88 एग्ज़ाम में ये इस तरह से पेपर लीक का मामला आ रहा है, तो चूँकि ये मामला हमारे भी संज्ञान में पहले नहीं था, तो अगर ये मामला आया है तो इसके लिए भी हम जरूर करेक्टिव मेजर लेंगे और हम अच्छे से अच्छा इसके लिए सेवा प्रदाता लेंगे और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और बेसिकली ये सारे देश में ये चलता रहता है कि वो भी कुछ माफिया भी कुछ और हथकंडे अपना रहे हैं और आयोग को भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है। तो ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। परीक्षा को लेकर प्री और मेन एग्जाम बात चल रही है, क्या इसमें ये संभव है? और अगर है तो किस तरह से हो सकता है कि इस वाली परीक्षा में अगर प्री भी होगा, मेन भी होगा, तो एक चेक बैलेंस बन सकता है, तो वो उस पर किस तरह से काम? इसमें हमने 2 मेजर डिसीजन लिए हैं इस मामले के आने के बाद। एक तो हमने ये लिया है कि हम एक नया कानून का प्रस्ताव करेंगे राज्य सरकार के सामने कि वो इस तरह की नकल के बारे में बहुत स्ट्रिंजेंट कानून लाए, और उसमें हम ये प्रस्ताव करने वाले हैं कि इसको नॉन बेलेबल बनाया जाए, संज्ञेय अपराध हो और 10 करोड़ तक का जुर्माना हो, और उसके बाद जो है एग्ज़ाम की कॉस्ट भी रिकवर की जा सके, और जो ज़रूरत पड़े तो उनके घर वगैरह संपत्ति की कुर्की की जा सके जिन्होंने इस तरह से धन इकट्ठा किया। तो एक तो ये कानून का हमने प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं आयोग, और राज्य सरकार के से अनुरोध करेंगे उसे विचार करने के लिए। और दूसरा जो आपने मामला उठाया कि 2 एग्ज़ाम्स का, तो वो दूसरा निर्णय था आयोग का। इसके बाद जो हमने आयोग बैठक में लिया है वो ये है कि 2 टियर का एग्ज़ाम हो, एक प्री हो जो बड़ा होगा जिसमें 3 लाख 4 लाख जितने भी बच्चे होंगे वो भाग लेंगे, और उसके बाद हम कुछ सिलेक्टिव पदों के सापेक्ष कुछ कैंडिडेट्स का मेंस लेंगे, जिससे हम प्री और मेंस को ज़्यादा कंट्रोल कर सकें। और कंट्रोल माने कि शुचिता की दृष्टि से उसमें हम हर तरह से जैमर वगैरह हर चीज़ करके, और उसका मोड भी हम बदल सकते हैं कि एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन, तो उसमें एक में फिर प्रिंटिंग वगैरह कोई बात ही नहीं होगी। तो इस करने से काफ़ी कुछ सुरक्षा एग्ज़ाम में हो जाएगी, और माफिया को 2 स्टेप होंगे, दो दीवार बांधनी पड़ेगी, तो उनके लिए कठिनाई बढ़ेगी। आखिरी सवाल आप प्रिंटिंग वाले पर सबसे ज़्यादा शक जा रहा है कि पेपर होने से दूर, वो एक विश्वसनीय आदमी था जिसपे आयोग ने इतना विश्वास किया, उसने विश्वासघात किया है, तो उसका क्या ऑप्शन हो सकता है? उसके लिए भी यही हो सकता है कि मल्टीपल सेवा प्रदाता हों और रैंडम प्रिंटिंग हो, और इस तरह से एक या 2 को लेकर ना चला जाए। तो वो सब ऑप्शन आयोग विचार करेगा, मुझे उम्मीद है, और उसके बाद आगे के करेक्टिव मेजर हम लेंगे और ये कोशिश करेंगे कि ये ऐसे मामले दोबारा ना आए।